बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में कि दुनिया जो है वो कितनी किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है और हर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर या उनके एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी आगे एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। और फिर हमने देखा था कि वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़मीन के अंदर कितनी कितनी मकदारें पाई जाती हैं, समुद्र के अंदर कितनी कितनी मकदारें पाई जाती हैं और हवा के अंदर कितनी कितनी मकदारें पाई जाती हैं। तो जो टॉप लिस्टेड एलिमेंट्स थे हमारे पास, उनमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पानी के अंदर चूँकि टेक्निकली पानी के फार्मूले के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ही पानी के साथ मिलके जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बनाती है, तो हाइड्रोजन दूसरे नंबर पर था। और तीसरे नंबर पर क्लोरीन था जो 1.8% था। इसमें यह लॉजिक है कि पानी का फार्मूला, नो डाउट पानी का फार्मूला H2O है हमारे पास, कि पानी के हर मालिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। लेकिन टेक्निकली इसमें यह मसला है कि चूँकि ऑक्सीजन जो है वो भारी एटम है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन जो है वो हल्का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन दो भी मिलें तो फिर भी उनका मास इंतहाई कम है। इसलिए मैस के लिहाज से हम जब भी देखते हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का एलिमेंट है, उसका मास बहुत कम है, यानी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जब हम करते हैं। तो इसलिए अब तीसरे नंबर पर जो हमारे पास पानी के अंदर या समुद्र के अंदर जो है हमारे पास एलिमेंट वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है वो तकरीबन 1.8%। अब इसमें क्या मसला है, आपको पता है कि जो हमारा समुंदर है, समुंदर का पानी जो है वो आम पानी की निस्बत जो है वो नमकीन होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है। और जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नमक है हमारे पास वो NaCl है, NaCl है। तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये जो क्लोरीन पाया जाता है इसकी मिकदार की वजह से समुद्र के अंदर ओवरऑल जो है वो क्लोरीन ज़्यादा पाया जाता है बाकी एलिमेंट से जब हम उसको मवाजना करते हैं। और आपका फिर ये क्वेश्चन बनता है सर के साथ सोडियम भी तो था, सोडियम क्यों नहीं ज़्यादा पाया जाता? तो वही बात कि क्लोरीन का जो मास ज़्यादा है, इससे क्लोरीन का जो मास है वो ज़्यादा है और जो सोडियम का मास है वो कम है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का जो हमारे पास है वो तकरीबन जो है 35 से ऊपर बनता है। तो ये समझ लें कि क्लोरीन इसलिए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है समुद्र के अंदर। फिर अगर 3 एलिमेंट की उसने लिस्ट बनाई है, पहले नंबर पे ऑक्सीजन लिखा है 86%, फिर उसने हाइड्रोजन लिखा है 11% और फिर उसने क्लोरीन लिखा है। अगर वो चौथा एलिमेंट कोई शुमार करता तो किसको शुमार करता? जाहिर सी बात है ये सोडियम को शुमार करता, ये साथ मौजूद है तो चौथे नंबर पे ये एलिमेंट होता है। उसके बाद फिर उसने कुराए अर्ज़ के अंदर लिखा है कि ज़मीन के अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन टॉप पे है। ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो 47% है और नंबर 2 पे सिलिकॉन है। अब इसमें क्या लॉजिक है, ये भी बहुत टेक्निकल बात है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास ज़मीन के अंदर वो 47% है और हमारे पास दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, उसकी मिकदार जो है 28% है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ये देखो, हमारे पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो दुनिया के अंदर पाया जाता है वो रेत है, सैंड। क्या हमसे पाया जाता है? रेत या सैंड। यही सैंड है, जब इसके अंदर पानी और ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाएं तो चिकनी मिट्टी बन जाती है और जब इसको खुश्क कर दिया है तो यही रेत की शक्ल में आ जाती है। अब इसका फार्मूला है SiO2। तो हर रेत के मालिक्यूल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सिलिकॉन की निस्बत डबल पाई जाती है, ऑक्सीजन सिलिकॉन की निस्बत डबल पाई जाती है। फिर यही सी बात है कि इनकी जो रेशो है वो आपस में भी वही रेत के अंदर मौजूद है। रेत के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए रेत ज़मीन के अंदर भी फिर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और रेत उसकी निस्बत बहुत कम है क्योंकि उसके एक एटम है तो उसकी वजह से इसकी मिकदार भी कम है। फिर आगे भी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन की निस्बत जो है उसका एटॉमिक मास जो है उसमें भी फ़र्क पाया जाता है, फिर उसकी वजह से टेक्निकली एग्जैक्ट जो है वो डबल नहीं बनती लेकिन कम बनती, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एल्यूमिनियम पाई जाती है ज़मीन के अंदर। ये भी एक मेटल है, हल्की एलिमेंट है, हल्का एटम है, आमतौर पर खिड़कियों में लोग लगाते हैं और जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, उड़ने वाले जहाज़ों में, क्योंकि ये मजबूत है लेकिन ये मेटल जो हल्की है और बहरी जहाज़ों में भी आपको नज़र आती है ये मेटल लगी हुई। तो एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे है तो और उसकी मिकदार तकरीबन 7.8% है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है ज़मीन के अंदर एल्यूमिनियम की मिकदार।
उसके बाद ज़मीन हमारी फ़िज़ा के अंदर, तो फ़िज़ा के अंदर तो नो डाउट हर बच्चे को पता है कि नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है और आर्गान जो है वो 0.9 यानी तकरीबन 1% आर्गान भी पाई जाती है। और इन 3 गैसों ने ही पूरी कायनात को जो है जो हमारे पास कुरा हवाई पाई जाती है, हवा का खला पाया जाता है, उसके अंदर ये गैसें सबसे ज़्यादा मौजूद है। बाकी बहुत कम परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये इसी हिसाब से जो है बाकी गैसें जो है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी और जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों की मकदार और कम मकदार में पाई यानी पॉइंट्स में पाई जाती हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि माया हालत में, एक ब्रोमीन है, कौन सी? ब्रोमीन, जो कि नोबल गैस है और हेलोजेंस है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मौजूद है वो है हमारे पास मरकरी, जो जिसको Hg भी कहते हैं, हाइड्रोजन मरकरी। तो ये हमारे पास, अब मरकरी तो आपने देखी होगी, वो जो थर्मोमीटर के अंदर नहीं पारा होता है, पारा जो ऊपर उठता है तो फिर रीडिंग बताता है कि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो माया के अंदर जो नुक्ता खुलाव होता है, जो उसका जो खोलने की शरह होती है, जो उसकी जमने की शरह, या यूँ कह लें कि उसमें वॉल्यूम में इजाफे की शरह जो है उसमें एक ख़ास जो है वो नज़्म पाया जाता है, जो उसके अंदर तरतीब पाई जाती है। फिर उसी टेक्निक को ज़हन में रखते हुए उन्होंने पारा बनाया है ताकि जो ऊपर फैले तो हमें उसके मुताबिक टेम्परेचर की रीडिंग मालूम हो सके। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं दुनिया के, ब्रोमीन और मरकरी, ये दोनों एलिमेंट जो हमारे पास ये माया में पाए जाते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या जिंक हो, इसी तरह की जितनी भी सोडियम हो, पोटाशियम हो, जितनी भी मेटल्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं वो या ठोस शक्ल में है या फिर गैस की शक्ल में, जैसे ऑक्सीजन गैस आपको नज़र आती है, ठीक हो, नाइट्रोजन गैस हो गई, उसके बाद आपके पास क्लोरीन गैस हो जाए, ठीक हो गया। तो जितने भी समझ लें इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो तो कंपाउंड हो जाएगा, हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक हो। नोबल गैसें हो गई हमारे पास, नियोन, जीनॉन और हीलियम और आर्गान वगैरह, तो ये सारी जो है हमारे पास गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। यानी दुनिया के अंदर ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो ठोस की शक्ल में है और जो उससे कम मिकदार में वो गैस की शक्ल में है, और ना होने के बराबर जो एलिमेंट है हमारे पास वो माया की शक्ल में, जो कि हमने लिस्ट में ये 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसने एलिमेंट को ज़ाहिर करने के तरीके बताए हुए हैं। एलिमेंट को ज़ाहिर करने के तरीके, तो एलिमेंट्स को आमतौर पर हम सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर करते हैं। किसकी मदद से? सिंबल्स की मदद से। ये बहुत छोटी जमातों में भी पढ़ा दिया जाता है कि एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पूरे एलिमेंट को कौन लिखे? कार्बन को लिखना है तो आप लिखें CORBON, या आप पूरा जो है मरकरी लिखें MERCRUARY। अब ये पूरा एलिमेंट्स जो है लिखने का उन्होंने सादा तरीन तरीका निकाला हुआ है कि एलिमेंट्स को किसी न किसी इशारे से ज़ाहिर करते हैं, सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर करते हैं। जैसे कार्बन के लिए हम C इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम N इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन के बाद औक़ात हम 2 अल्फाज शुरू कर देते हैं ताकि अब कार्बन से मैच हो जाता है, क्लोरीन से 2 इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे कैल्शियम के लिए Ca इस्तेमाल करते हैं, या मरकरी के लिए, या उसके बाद जो हमारे पास है क्लोरीन के बाद आप समझ लें कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए हम N इस्तेमाल करते हैं, और आयरन के लिए हम Fe इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर आयरन के लिए Fe कैसे? आयरन तो आई से बनता है, लेकिन कुछ अल्फाज के हम अंग्रेज़ी हरूफ लेते हैं, कुछ अल्फाज के हम लातीनी हरूफ लेते हैं। अब Fe जो है वो फीरस से निकला है, फीरम आयरन से निकला है, यानी आयरन को हम लातीनी में या यूनानी में हम फीरम कहते हैं, तो Fe वहाँ से निकाला गया। जैसे सोडियम को हम Na से ज़ाहिर करते हैं, अब ये भी कॉमन सेंस है, सोडियम को हम Na से क्यों ज़ाहिर करते हैं? सोडियम का जो हमारे पास लातीनी नाम है वो है नेट्रियम सोडियम, तो Na वहाँ से हमने लिया हुआ है। तो सिंबल्स क्या होते हैं कि कोई भी हरूफ का पहला अल्फाज ले लिया या पहले 2 अल्फाज ले लिए, या पहले 2 नहीं बल्कि दरमियान से कोई दूसरा अल्फाज उठा ले, पहले तो लाजमी लेना है, तो दरमियान से भी आप उठा सकते हो, और 2 हरूफ कोई से या 1 हरूफ लेना है, और वो हरूफ जो है उस जो हमारे पास एलिमेंट है उसके अंग्रेज़ी हरूफ से भी ले सकते हैं, उसके हम जर्मन हरूफ से भी ले सकते हैं, उसके लातीनी हरूफ से भी हम ले सकते हैं। तो ये 2-4 ज़बानें जो हैं, जर्मनी हो, लातीनी हो या यूनानी हो, इनके अल्फाज से हम जो पहला हरूफ ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिंबल्स। अच्छा, लेकिन ये शर्त है कि अगर पहला हरूफ हमेशा बड़ा लिखना है, दूसरा हरूफ लेना है तो वो छोटा लिखना है, यानी L छोटा है, C बड़ा है, A छोटा है, F बड़ा है, E छोटा है, दूसरा हरूफ हमेशा क्या करना है?
छोटा लिखना है। ठीक होगा, तो ये सिंबल लिखने का तरीका। उसके बाद थोड़ा सा उसने वैलेंसी के बारे में कहा हुआ है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का हम इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की इस्तेदाद होती है कि एक एटम जो है वो कितने दूसरे एलिमेंट से मिल सकता है। ठीक हो गया, जिसकी कितनी तादाद दूसरे रूप से मिल सकती है, इसको कहते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी जो होती है ये हमारे पास किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के जो बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद के ऊपर जो है वो वैलेंसी का इन्हिसार होता है। एक हमने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क़याम पजीर होता है, वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, या यूँ अल्फाज में समझो वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होता है, अगर हम इस तरीके से लें। ठीक होगा, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसके बैरूनी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 छोड़ देता है, अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 ले लेता है, अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ले लेता है, अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 ले लेता है। तो वैलेंसी से मुराद ये है कि किसी एलिमेंट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा, तो इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो 8वां लेने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक हो गया। हमारे पास नाइट्रोजन के बैरूनी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे करने के लिए, 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक हो गया, तो यही। अब सोडियम के बैरूनी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका एक और शेल है बाहर की तरफ, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन भी है, यानी बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो बाहर शेल ये बच जाता है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। इस तरह कैल्शियम के बैरूनी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 छोड़ देता है तो अंदर बाहर वाला शेल, चूँकि अंदर वाला शेल बाहर वाला बन जाता है, जब बाहर वाला शेल ही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं। इस तरह एल्यूमिनियम के केस में भी जो है वो उसके बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 छोड़ देता है तो बाकी जो है 8 बच जाते हैं। तो इस तरह टेक्निकली कुछ एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हैं, और कुछ एलिमेंट जो हैं वो अपने जो है वो यूँ समझ लें कि उसमें लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ भी पाई जाती है, एक और तरीका भी है वैलेंसी को मुकम्मल करने का, कि एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स, और ये दोनों तरफ गिने जाते हैं, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो ये शेयरिंग का तरीका भी हमारे पास वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए है। अच्छा, आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि किसी एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम मिल सकते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन मिला तो 8 हो गए मुकम्मल, क्योंकि ये दोनों तरफ गिने जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ पानी के केस में देखें 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 2 2 4 2 6 और 8 बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन मिले, 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम 2 गिनते हैं। ठीक हो। इस तरह नाइट्रोजन की NH3 अमोनिया का फार्मूला आपको पता होगा, नाइट्रोजन के बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन फारिग होते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया और 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट रूल मुकम्मल हुआ। ठीक होगा। तो वैलेंसी से मुराद ये भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट्स के साथ कितने हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो वैलेंसी की ये मुख्तलिफ डेफिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका आपने यही करनी है कि वैलेंसी जो वो किसी एलिमेंट के दूसरे एटम से मिलने की इस्तेदाद को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो एटम अपनी वैलेंसी को या 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुकम्मल करते हैं, और इस वैलेंसी के चक्कर में वो दूसरे एटम से मिलते हैं। जैसे ये वैलेंसी के चक्कर में ही इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए,
इसने ऑक्सीजन वैलेंसी के चक्कर में ही 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाया, और क्लोरीन ने भी वैलेंसी। तो इसी तरह एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की ताकत जो है वो वैलेंसी डिफाइन करती है। ठीक होगा। तो ये हमारे पास आज का जो है वो आगे आपके टेबल दिया गया है, बल्कि एक आखिर में डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी एलिमेंट का ग्रुप हो और उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, उसको रेडिकल कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा SO4-2 लिखा होता है। अब ये रेडिकल है क्योंकि नीचे एटम का पूरा ग्रुप है, सल्फर और ऑक्सीजन के 4 एटम, ग्रुप बन गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो कोई भी ऐसा, जैसे CO3, हमारे पास CO3-2 लिखा होता है। अब ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, रेडिकल बन जाता है, या OH-1। अब ये भी हमारे पास क्या होता है, रेडिकल। यानी कोई भी एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ जिसमें हमने एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में बात की, या एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर कितने कितने पाए जाते हैं, या उनका वैलेंसी जो है ये उसके बारे में हमने उसको वाज़े किया, उसकी एक्सप्लेन किया, और लास्ट टाइम आपने रेडिकल का तरफ करवाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपस में किस तरह मिल के क्या चीज़ें बनाते हैं, यानी कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर कंपाउंड्स मिल के मिक्सचर्स बनाते हैं। तो उनके बारे में हम तफसील से देखेंगे। इस लेक्चर के मुतालिक अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो आप इससे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं सर जी, अगर वो ना लें तो फिर सर जी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज लेते हैं सर जी, एक दूसरे से शेयर करते हैं सर जी, वो ना लें तो फिर सर जी नहीं रह सकते ना। यही तो मसला है कि साइंसदानों ने जब देखा कि दुनिया के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एटम से कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो नोबल गैसें हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, ये किसी एलिमेंट के साथ नहीं मिलती। तो उन्होंने ये देखा कि आखिर इनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं कि ये दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलती। तो उन्होंने देखा कि उन एलिमेंट के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर इस तरह 18 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी उनके बैरूनी शेल मुकम्मल हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस एटम के बैरूनी शेल मुकम्मल होंगे वो किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका नामुकम्मल होगा, जैसे क्लोरीन के बारे में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 नहीं थे, ऑक्सीजन में 6 थे, नाइट्रोजन में 5 थे, 8 पूरे नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि ये ज़रूर मिलेंगे, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और दुनिया में मौजूद हर चीज़ अपनी एनर्जी कम करना चाहती है। देखो ना, अब आग जल रही है तो आग, कोई चीज़ जलती है जल्दी जल्दी तो एनर्जी बाहर निकल जाती है, ठीक हो गया। या आप किसी चीज़ गर्म चीज़ को रखते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, उसकी एनर्जी बाहर निकल जाती है। दुनिया में हर चीज़ अपनी एनर्जी क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी एटम्स हैं उनकी एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी ज़्यादा हैं, वो कम करने के चक्कर में जो है वो दूसरे से बांड बनाते हैं। और कम किस तरह होगी एनर्जी जब उनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे या 18 हो जाएंगे, या जब उनके बैरूनी शेल फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये बांड बनाना ज़रूरी है, तभी उनकी एनर्जी कम होती है, यानी उनकी एनर्जी कम करने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है, ठीक होगा। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ एग्जाम पजीर होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।